हिमालय दिवस के अवसर पर सीएम आवास पर विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिमालय के संरक्षण और विकास पर होगा जोर। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्ति पर घमासान। नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने किया रद्द। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की थी नियुक्ति। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की होगी बम्पर भर्ती। यूके ट्रिपल एससी इस महीने 4,405 पदों पर निकालेगी वैकेंसी। 15 सितंबर से जारी किया जाएगा शेड्यूल। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव पर सख्त कानून की मांग। संतों और नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। हरीश रावत ने वेरिफिकेशन ड्राइव पर साधा निशाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 15 सितंबर से 5 और हेली कंपनी देगी केदारनाथ में सेवा। तो देखिए, 4 हेली कंपनी वर्तमान में सेवाएं दे रही है और हेली सेवा से प्रतिदिन 250 यात्री दर्शन कर रहे हैं। अब तक 66,829 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं और 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां अपनी सेवाएं देगी। तो देखिए, वर्तमान में 4 हेली सेवाएं कंपनी सेवाएं दे रही है और अब 5 और हेली कंपनियां केदारनाथ में सेवा देगी। इसका मतलब है कि 9 हेली कंपनियां अब केदारनाथ में सेवा देगी। बता दें कि हेली सेवा से प्रतिदिन 250 यात्री दर्शन कर रहे हैं। अब तक 66,829 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां अपनी सेवाएं देगी। तो ये श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर और खुशखबरी भी कि अब 5 और हेली कंपनियां केदारनाथ में सेवा देगी। 4 हेली कंपनियां वर्तमान में सेवाएं दे रही है, जिससे प्रतिदिन 250 यात्री बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन कर रहे हैं। अब तक 66,829 तीर्थयात्रियों के लिए बाबा ने दर्शन किए हैं। तो देखिए, 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां अपनी सेवाएं देगी। कुछ समय के लिए अभी केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई थी। मानसूनी गतिविधियों के चलते बाबा के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब फिर से इस यात्रा को चालू कर दिया गया है और 15 सितंबर से 5 और हेली सेवाएं कंपनियां केदारनाथ में सेवाएं देगी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, 15 सितंबर से 5 और हेली कंपनियां केदारनाथ में सेवाएं देंगी। अभी फिलहाल वर्तमान में कितनी कंपनियां सेवाएं दे रही है और अब कितनी कंपनियां सेवाएं देगी? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि केदारनाथ में वर्तमान में जो हेली सेवाएं चल रही है वो 4 कंपनियों की हेली सेवाएं जो है इस दौरान केदारनाथ में चल रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो अब 9 कंपनियां हैं वो 15 तारीख से यानी 15 सितंबर से जो है हेली सेवा यहाँ पर देने वाली है। जो 9 कंपनियां हैं वो यहाँ पर सेवाएं 15 तारीख से उनकी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, इस दौरान हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो प्रतिदिन 250 से ज्यादा लगभग इसमें जो प्रतिदिन श्रद्धालु इस दौरान पहुंचते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी तक 66,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो हेली सेवा से दर्शन कर चुके हैं। जी बिल्कुल विनय, और अभी देखा जाए तो मौसम की वजह से भी हेली सेवाएं प्रभावित होती है। तो अभी फिलहाल की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में किस तरीके का मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम की अगर बात करें तो मौसम लगातार जिस तरीके से रुकावटें पैदा करता है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस दौरान चल रही है। तो ऐसे में जो मौसम है, मौसम खराब होने की वजह से जो हेली सेवा है उस पर भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल के मौसम की अगर बात की जाए तो अभी मौसम साफ दिखाई दे रहा है और आगे भी जो है संभावना यही बताई जा रही है कि जो मौसम है वो साफ रहेगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग की भी हम इस दौरान यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि अगर जो पैदल मार्ग की बात करें तो केदारनाथ यात्रा का जो पैदल मार्ग है इस पर भी जो है मलबा अब हटा दिया गया है और जो यात्री जिस तरह से लगातार पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम में
दर्शन के लिए। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। साथ ही जो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो पंजीकरण केंद्र जो है, पंजीकरण केंद्र भी खोलने के लिए इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर आदेश जारी किए हैं। और साथ ही चारों धामों में दर्शन के लिए जिस तरह से श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में काफी बड़ा फायदा जो है इस दौरान श्रद्धालुओं को मिल जाता है। जी जो बिल्कुल विनय, तो अब 15 सितंबर से 9 हेली कंपनियां सेवाएं देगी केदारनाथ धाम के लिए। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए और आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शांति कुंज स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित अखंड ज्योति यात्रा सम्मेलन में शिरकत की। शांति कुंज के द्वारा माता भगवती की 2026 में होने वाली 100वीं जन्म जयंती के लिए हरिद्वार से अखंड ज्योति यात्रा शुरू की जा रही है, जो देश के कई राज्यों में स्थित शक्तिपीठों में जाकर गायत्री परिवार की संस्कृति का प्रचार करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वे लंबे समय से शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, यहां आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। शांति कुंज से आज अखंड ज्योति यात्रा निकली है। ये अखंड ज्योति यात्रा माता जी के 100 साल होने पर पूरे देश के अंदर प्रचंड ज्योति की तरह आध्यात्मिक संस्कृति, ज्ञान और गुरुदेव के संदेश को जन जन में पहुंचाकर लोगों के चरित्र निर्माण, भारत की संस्कृति को पहुंचाना और जो बुराइयां जीवन के अंदर हैं उनको समाप्त करते हुए नए चरित्र निर्माण के लिए ये यात्रा जन जन में निकलेगी। मुझे आशा है 2026 पर जब यात्रा माता जी के 100 वर्ष होने पर फिर आएगी तो करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम गायत्री परिवार के सब लोग करेंगे। रानीखेत पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन भारत नेपाल सीमा में तस्करी में पकड़े गए रानीखेत विधायक के भाई को बचाने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल सीमा पर 7.65 mm के 40 अवैध जिंदा कारतूसों को और अन्य अवैध सामान की तस्करी में पकड़े गए रानीखेत विधायक के भाई सतीश नैनवाल को पुलिस और प्रशासन बचाने का प्रयास कर रहा है। कार्रवाई करने के बजाय उन्हें लाइसेंस दिखाने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उद्यान घोटाले में भी विधायक के भाई का नाम है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल जी के छोटे भ्राता सतीश नैनवाल जी कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पकड़े गए हैं। 57 बटालियन ने इनको पकड़ा है। कारतूस इनके पास से पकड़े गए हैं, वो भी जिनकी संख्या 40 है। प्रशासन और पुलिस उनको बचाने में लग गई है। ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है कि वो लाइसेंस दिखाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक नजीर नहीं बन जाएगी कि आदमी गोलियां सप्लाई करेगा, अवैध सामान सप्लाई करेगा, पकड़े जाने पर वो कहेगा कि अब लाइसेंस मैं फलानी जगह छोड़ के आओगे, मैं लाइसेंस दिखाता हूं। हल्द्वानी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। इस दौरान हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। बीजेपी सरकार को गद्दी छोड़नी चाहिए और नई सरकार को शासन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राज में लगातार अत्याचार हो रहे हैं, ये एक विषय बनता जा रहा है। बहुत पीछे रह गई है, ये तो प्रमाणित हो चुका है। जो संलिप्त हैं, जितनी भी हिंसा हो रही है प्रदेश में, सारी संलिप्तता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, और उन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिश करी जा रही है। पेपर लीक मामले से शुरुआत करी जाए, हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता भंडारी के हत्याकांड की बात करी जाए, और जो लगातार यहाँ पे हमारे ISBT में देहरादून की 100 मीटर दूर पुलिस थाना है, वहाँ नाबालिग बच्ची के साथ जो शोषण हुआ, हरिद्वार में जो नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई, और हिंसा लगातार जो बढ़ती जा रही है, ये जो नफरत इन्होंने लोगों में, समाज को बांटने के लिए इन्होंने नफरत जो जड़ों में डाली, वो हिंसा में तब्दील होकर और अब समाज में जो कुकृति है वो सामने आ चुकी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ से मलारी पर यातायात हेतु सुचारू हो गया है। सड़क संपर्क बहाल होने से सीमांत धौली गंगा घाटी में फिर से रौनक लौट आई है। बता दें कि चट्टान टूटने के चलते बीते 2 दिनों में मार्ग बाधित था। मलारी बॉर्डर रोड लाता के पास बीआरओ की टेक्निकल टीम और मशीनों ने पहाड़ी से बोल्डर गिरने के रिस्क और विषम परिस्थितियों के बावजूद जान जोखिम में डालते हुए जोशीमठ मलारी हाईवे पर यातायात बहाल करते हुए सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील इस बॉर्डर रोड पर आवाजाही सुचारू कर दी गई है। डीएम संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने पीआईयू के अधिकारियों से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित सभी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। और ऋषिकेश में आईएसबीटी परिसर में संदिग्ध अवस्था में बस परिचालक का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि परिचालक के सिर पर गहरी चोट लगी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। टिहरी झील को लगभग 20 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यदि विस्थापन की बात करें तो टिहरी झील से लगे आसपास के गांव का विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा पूर्ण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो झील से लगा हुआ भल्ड गांव, जो कि उत्तरकाशी जिले का अंतिम गांव है, वहां के कुछ परिवारों को विस्थापित कर दिया गया था, लेकिन 50 परिवार आज भी विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। वैज्ञानिक रिपोर्ट की जांच के मुताबिक पाया गया है कि इस गांव में झील के पानी से खेत खलिहानों में दरारें आ चुकी हैं और निकट भविष्य के लिए खतरा है। ग्रामीणों के द्वारा शासन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया। टीएच, डीसी और टिहरी पुनर्वास के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन देने के अलावा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये चूहा बिल्ली जैसा खेल पिछले 18-19 सालों से चलता रहा। 2013 के जो वैज्ञानिक ने रिपोर्ट बनाई है, उस टाइम प्रीतम पवार जी कैबिनेट मंत्री थे और हमारे जिला अधिकारी महोदय ने जिस टाइम 2013 में उत्तरकाशी आपदा आई थी, उस टाइम जो है ये वैज्ञानिक को भेजा था। 2 दिन तक वैज्ञानिक यहाँ रहा है। उन्होंने जो है हर जगह यहाँ मशीन लगाई है। इस धरती पे जो है उन्होंने हथौड़ा बजा बजा के जो है इसकी जांच की है और ये जांच करके उन्होंने जो है लिख के दे रखा है इस सब शब्दों में कि भल्डगांव झील में कभी भी समा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है और शासन प्रशासन तभी इस बात को गौर नहीं कर रहा है। 24 दिन हमें यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी अधिकारी हमारे निर्णय करने के लिए कोई भी नहीं आया। परसों हमारे उत्तरकाशी के डैम आए थे। उत्तरकाशी के डैम हमें धमकी दे रहे थे। इस डैम आए थे तो जैसे हमारे सागर भाई थे, इनके लिए बोल रहे थे कि आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं, आप इनको गुमराह कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं इस पे, तब जाके इनको यहाँ रखे। तो सर हम किसी की बातों पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सर झील का पानी बढ़ता जा रहा है। झील के किनारे ही पिछले 12 दिनों से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल पर एसडीएम उत्तरकाशी ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और प्रशासन को यह चेतावनी दी कि यदि इस बार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो हम लोग जल समाधि ले लेंगे। ग्रामीणों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अपने हक की लड़ाई के लिए ये ग्रामीण जल समाधि लेंगे। 12 दिनों से हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और ग्राम सभा भड़गांव के विस्थापन की मांग को लेकर हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और सभी ग्रामीणों का कहना ये है कि इस बार हम आर और पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारा गांव विस्थापित नहीं हो जाता तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रहेगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे टिहरी झील का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और कल तक संभवतः यहाँ पे धरना स्थल पे टिहरी झील का जलस्तर आ जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे सभी ग्रामवासी जल समाधि हेतु बाध्य होंगे अगर हमारी मांगों पे सकारात्मक कुछ निर्णय नहीं लिया गया तो। 12वां दिन हो गया आज यहाँ पे और कोई शासन पर पुनर्वास या टीएडीसी अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है। हम यहाँ जल में समा जाएंगे
पर वो कि कुछ निर्णय लेने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। हमारे वो एक्शन साहब यहाँ पे आए थे, वो भी यही बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे, सितंबर में जांच करेंगे। कब सितंबर में जांच करेंगे? जब हम यहाँ डूब जाएंगे, कि हमें जल्दी से जल्दी विस्थापन करें, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ जंगल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। अपने हक की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इन ग्रामीणों की गुहार क्या शासन प्रशासन तक पहुंचेगी? क्या इन ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा या फिर ये ग्रामीण जल समाधि लेने पर मजबूर होंगे? इन सारे सवालों के उत्तर फिलहाल भविष्य की गर्त में छिपे हैं। उत्तरकाशी से IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। सितारगंज में किच्चा रोड मुख्य बाजार स्थित एक व्यापारी को धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं आस पड़ोस के लोगों ने हमला करने वाले व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उधम सिंह नगर के SSP मणिकांत मिश्र समेत सितारगंज पुलिस क्षेत्राधिकारी BL चौहान समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जानकारी ली और कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दुकान थी बिल्डिंग की, गुरविंदर पाल सिंह की उम्र करीब जो है इनकी 55-60 साल के आसपास है। तो इनका जो है आज करीब 1:45 बजे के आसपास यहाँ पे जो है उसकी सूचना हुई कि उसे चाकू मार दिया है उसके बड़े भाई ने, जिसमें वो इंजर्ड हो गया, जिसे हॉस्पिटल तत्काल जो है भिजवा दिया गया है और इसमें जो है अग्रिम जाँच जो है की जा रही है। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में अंकिता पक्ष के अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने फैसला आने में हो रही देरी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के ट्रायल में कहीं न कहीं देरी हुई है। अगर सरकार चाहती तो इस हत्याकांड मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा सकती थी, जहां इस केस का निस्तारण 2 से 3 महीनों में हो सकता था, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण आज पूरे देश की निगाहें अंकिता हत्याकांड केस पर टाकी लगाए हुए बैठे हैं। मेरे हिसाब से ट्रायल कंक्लूड होकर न्यायालय जिसको दोषी पाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने कहा कि अंकिता हत्याकांड फैसला आने में अभी भी 2 महीने का समय और लगेगा। 22 अक्टूबर की घटना है। 2023 से इसमें ट्रायल स्टार्ट हुआ और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद आज उसमें अब वो ट्रायल अंतिम क्षणों में है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के 4 दिन चीफ एग्जामिनेशन जिसे कहेंगे मुख्य परीक्षा हुई, अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन है। अब 3 दिन उसको 3 डेट लग चुकी है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। तो अब डिफेंस के लॉयर या बचाव पक्ष कितना उसमें अभी क्रॉस एग्जामिनेशन में और टाइम लेगा। उसके बाद उसकी स्टेज आएगी 313, जो बयान मुलजिम के होते हैं उससे पूछा जाता है कि भाई आपने इस तरीके के कृत्य किस प्रकार की या आपको इस संबंध में और क्या कहना है। उसके बाद उसमें फाइनल बहस होगी, देन तब उसके बाद कहीं जजमेंट जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं ट्रायल में तो देरी हुई है और अब सरकार को कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को पहुंचाना चाहिए था, जहां कम से कम 3 महीने में इस मामले का निस्तारण हो सकता था। तो इसी वजह से आज पूरा उत्तराखंड, पूरा देश इस अंकिता हत्याकांड वाला जो ट्रायल चल रहा है टकटकी लगाए देखा है। मेरी माताएं बहनें, काफ़ी माताएं बहनें हर बार जब पेशी होती है तो कोर्ट के बाहर आकर खड़ी होती हैं, वो गुहार लगाती हैं। तो मेरे हिसाब से जल्द अब ट्रायल कंक्लूड होकर इसमें जो भी न्यायालय जिसको दोषी पाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा। हरिद्वार में गोविंद बल्लभ पंत जयंती मनाए जाने को लेकर डीएम कर्मेंद्र सिंह ने कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 10 सितंबर को हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों एवं सभी विद्यालयों और मरीन बस्तियों में गोविंद बल्लभ पंत जयंती मनाई जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेजों एवं कार्यालयों में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 137वें जन्म दिवस पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महामना महापुरुष पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 137वीं जयंती है और इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने के संबंध में आज ये बैठक हुई है। सभी लोकल बॉडीज़ को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्रांतर्गत जोर शोर से इसको मनाया जाना चाहिए। देशभक्ति गीतों का प्रसारण होना चाहिए। सभी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होनी हैं और उसके अलावा सीएमओ साहब के स्तर से बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। शहर का जो मुख्य स्थान है वहाँ पे माल्यार्पण वगैरह का कार्यक्रम है। इस जयंती को धूमधाम से मनाया जाए।
सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जसोवाला में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूजा पाल को मृतका के परिजन लीमन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका पूजा के पिता का कहना है कि पूजा की हत्या उसके ससुर मुकेश ने की है। मृतका के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी 4 महीने पहले हुई थी, जिसके बाद से ही उसके ससुराल वाले उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कई दिन पहले मेरे को फ़ोन किया कि अपनी लड़की को अलग कर दिया। मैंने 2-4 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन 4 दिन इसने पूरा नहीं कर दिया, बीच में ही उसको एक्सपायर है। पता नहीं वो अपना आप मरी या इन्होंने, मेरे को तो शंका इन्होंने मारा। मुझे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये ग्राम जसोवाला की पूजा पाल के द्वारा जो है उसकी यहाँ एक डेथ मेमो की सूचना आई थी। नियमानुसार हमने जो है थाने की टीम और हम यहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि मृतका के अभी जो विवाह का समय है 7 वर्ष से कम था, इसलिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तो आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद नियमानुसार जो भी उनके परिजनों के द्वारा विधिक कार्रवाई चाहिए जाएगी उसके अनुसार किया जाएगा। 10 सितंबर को कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करेंगे, जिसको लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सह प्रभारी का कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे बैठक लेंगे, जिसमें निकाय चुनाव से संबंधित चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, उसको लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। उस बैठक में केंद्रीय हमारे जो सह प्रभारी हैं, नवनियुक्त सह प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी सम्मिलित होंगे और प्रभारी महोदया वर्चुअली उसमें जुड़ेंगी जूम के माध्यम से। उस बैठक में हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समन्वय समिति के सारे सदस्य हैं और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय निकाय का चुनाव है, गणेश जोशी जी वाला प्रकरण है, आरएसएस की बैठकों में या जो सुबह शाखाएं लगती हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को की जो पाबंदी थी उसको हटाना है और केदारनाथ उपचुनाव है। इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट भाजपा की कभी नहीं रही, बावजूद इसके भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा की गई है, जो गलतियां रही है उन्हें दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आदित्य कोठारी ने केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा का भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।